Hello student, in this video we will learn about the coagulation of colloidal solution. कोलाइडल सॉल्यूशन को कोगुलेट करना है, क्या मेथड्स है कोगुलेट करने के लिए, किस तरह से वह कोलॉइड होता है, मीन्स क्यों कोलॉइड होता है, प्रेसिपिटेट होता है, इसके बारे में भी पढ़ेंगे। तो कोलाइडल सॉल्यूशन मीन्स एक प्रेसिपिटेशन है, किस तरह से कोगुलेट मीन्स उसको हमको जमा देना है, मीन्स थक्का बना देना है उसका। तो प्रेसिपिटेट हम जो बनाने का फिनोमेना होता है और कैसे बनाते हैं, बाय द एडिशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट। कोई सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट यदि उसमें मिला दिया जाए तो वह आसानी से प्रेसिपिटेट हो सकता है। इस फिनोमेना को ही हम कोगुलेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन के नाम से जानते हैं। द फिनोमेना ऑफ प्रेसिपिटेशन ऑफ ए कोलाइडल सॉल्यूशन by the addition of excess of an electrolyte is called coagulation और flocculation। मीन्स किसी सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट को यदि हम एक्सेस अमाउंट में क्या करते हैं, किसी कोलाइडल सॉल्यूशन में ऐड करते हैं तो उससे प्रेसिपिटेशन हो जाएगा। मीन्स वह प्रेसिपिटेट बन करके अलग हो जाएगा डिस्पर्जन मीडियम से, सभी कोलाइडल पार्टिकल अलग हो जाएंगे, डिस्पर्स्ड फेज के पार्टिकल एक प्रेसिपिटेट बन जाएगा और डिस्पर्जन मीडियम अलग हो जाएगा। इस फिनोमेना को या तो कोगुलेशन के नाम से भी जानते हैं, फ्लॉक्यूलेशन भी बोलते हैं और प्रेसिपिटेशन भी कहलाता है। ये तीनों वर्ड मतलब सेम है। अब ये किस तरह से कोगुलेट होता है, मीन्स व्हाट इज़ द मैकेनिज्म ऑफ कोगुलेशन, क्यों प्रेसिपिटेट होते हैं बाय द एडिशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट। मैकेनिज्म ऑफ कोगुलेशन में जैसे आप जानते हैं कि कोलाइडल जो पार्टिकल्स होते हैं दे आर आइदर पॉजिटिवली चार्ज्ड और नेगेटिवली चार्ज्ड, स्पेशली लायोफोबिक कोलाइड। या तो उन पर पॉजिटिव चार्ज होता है या फिर नेगेटिव चार्ज पाया जाता है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होने के कारण मीन्स ये हुआ, यदि सिर्फ सभी पर पॉजिटिव चार्ज होगा तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, सिर्फ यदि नेगेटिव चार्ज है तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। लेकिन यदि हम उसी में कोई जब इलेक्ट्रोलाइट मिलाएंगे तो इलेक्ट्रोलाइट है बोथ चार्जेस, मीन्स कैटायंस भी होंगे उस पर और एनायंस भी होंगे। उनमें से वह सुटेबल आयन को अपोजिटली चार्ज आयंस को अपने पर अट्रैक्ट करेगा और न्यूट्रलाइज हो जाएगा और न्यूट्रल पार्टिकल्स कम क्लोज टू ईच अदर टू फॉर्म ए प्रेसिपिटेट। जैसे यहाँ पर देखें, ये यदि हमने जैसे मान लीजिए कि ये कोलाइडल पार्टिकल्स है, ये कोलाइडल पार्टिकल्स पर जो चार्ज है वह नेगेटिव है इस तरह से, तो ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल तो क्या करेंगे, नेगेटिवली चार्ज कोलाइडल पार्टिकल एक दूसरे को रिपेल करेंगे और रिपल्सन के कारण ही मतलब ये क्या है एक्चुअल में स्टेबल होते हैं। लेकिन जैसे ही हमने कोई यहाँ से बाहर से क्या किया, इलेक्ट्रोलाइट इसमें ऐड कर दिया, तो इलेक्ट्रोलाइट ऐड करने से क्या होगा, ये नेगेटिवली चार्ज कोलाइडल पार्टिकल अट्रैक्ट द पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस, क्योंकि इसमें प्लस भी है और माइनस भी होगा इलेक्ट्रोलाइट में। तो ये पॉजिटिव आयन को अट्रैक्ट करेगा और पॉजिटिव और नेगेटिव मिलकर के क्या हो जाएंगे, न्यूट्रल पार्टिकल में कन्वर्ट हो जाएंगे। और जैसे ही न्यूट्रल होंगे मीन्स अब उनके बीच का रिपल्सन खत्म हो गया। रिपल्सन खत्म होने का मीनिंग है कि अब वो एक दूसरे के पास आ सकते हैं और एक दूसरे से जुड़ सकते हैं टू फॉर्म द प्रेसिपिटेट। जैसे जैसे कोलाइडल पार्टिकल जुड़ते जाएंगे प्रेसिपिटेट का जो साइज़ है, अमाउंट है, वह बढ़ता जाएगा। तो मैकेनिज्म ऑफ कोगुलेशन में है कि व्हेन एन इलेक्ट्रोलाइट इज एडेड टू द सोल मीन्स कोलाइडल सॉल्यूशन, द कोलाइडल पार्टिकल्स विच हैव द चार्जेस टेक अप आयंस कैरिंग अपोजिट चार्ज फ्रॉम द इलेक्ट्रोलाइट। उन आयंस को कैरी करेगा जो कि उनके अपोजिट हैं इलेक्ट्रोलाइट में से। मीन्स यदि कोलाइडल पर नेगेटिव है तो पॉजिटिव आयन को अट्रैक्ट करेगा, यदि कोलाइडल पार्टिकल पॉजिटिवली चार्ज है तो नेगेटिव आयन को अट्रैक्ट करेगा। एज ए रिजल्ट their charges get neutralized and this cause the neutral particles to come closer and to get coagulated, और इस तरह से वह coagulate हो जाएगा। तो ये तो हो गया मैकेनिज्म ऑफ कोगुलेशन। लेकिन अब इलेक्ट्रोलाइट तो कई प्रकार के हो सकते हैं, ठीक है, जैसे सोडियम क्लोराइड भी एक इलेक्ट्रोलाइट हो सकता है, कैल्शियम फ्लोराइड भी हो सकता है, कैल्शियम क्लोराइड भी हो सकता है, एल्युमिनियम क्लोराइड भी हो सकता है। तो हर एक इलेक्ट्रोलाइट का पावर अलग अलग होता है, कोगुलेटिंग पावर। तो इसको समझाने के लिए हार्डी-सूल्ज रूल दिया गया है, जिसमें ये बताया गया किस इलेक्ट्रोलाइट का कोगुलेटिंग पावर ज़्यादा होगा और क्यों होगा, इसके बारे में बताया गया है इन हार्डी-सूल्ज रूल।
तो किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का कितना अमाउंट यूज़ होता है, दैट इज़ आल्सो नोन एज कोगुलेटिंग पावर और फ्लोक्यूलेशन पावर। तो हार्डी-सूल्ज रूल में क्योंकि हम ये जानते हैं कि डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स हैव डिफरेंट कोगुलेटिंग पावर, अलग अलग कैपेसिटी होती है कोगुलेट करने की अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट का, और जो कोगुलेटिंग पावर है इट डिपेंड ऑन द वैलेंसी ऑफ द एक्टिव आयन या फ्लोक्यूलेटिंग आयन। मीन्स जो इलेक्ट्रोलाइट है उसमें जो भी आयन रिस्पॉन्सिबल है कोगुलेट करने के लिए उसकी वैलेंसी पर डिपेंड करता है। तो हार्डी-सूल्ज ने यही बताया है कि किस इलेक्ट्रोलाइट या किस आयन का कोगुलेटिंग पावर ज़्यादा होगा या किसका कम होगा। तो अकॉर्डिंग टू हार्डी-सूल्ज रूल ये कहता है ग्रेटर द वैलेंसी ऑफ एक्टिव और फ्लोक्यूलेटिंग आयन, मीन्स जो इलेक्ट्रोलाइट के आयन है जो कोगुलेट कर रहे हैं, यदि उनकी वैलेंसी ज़्यादा है ग्रेटर विल बी इट्स कोगुलेटिंग पावर। कोगुलेटिंग पावर उस आयन का ज़्यादा होगा जिसकी वैलेंसी ज़्यादा होगी, वो मीन्स फास्टर रेट से उसे कोगुलेट कर सकता है। और अकॉर्डिंग टू हार्डी-सूल्ज ही ये भी मतलब उसमें बताया गया है, मेन तो यही है स्टेटमेंट इसका हार्डी-सूल्ज का। इसके अलावा ये भी है कि द आयन कैरिंग द चार्ज अपोजिट टू दैट ऑफ सोल पार्टिकल के जो अपोजिटली चार्ज आयंस होंगे इलेक्ट्रोलाइट के, दे आर इफेक्टिव इन कॉजिंग कोगुलेशन। मीन्स कोगुलेशन में वही आयन इफेक्टिवली होते हैं, वो उन्हीं के वजह से ही कोगुलेशन होता है। और जो कोगुलेटिंग पावर ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट है इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्थ पावर ऑफ द वैलेंसी ऑफ एक्टिव आयन। मीन्स यदि एक आयन है तो उसके फोर्थ पावर का हम क्या करते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कोगुलेटिंग पावर। एक आयन मतलब अपने को, जैसे मान लीजिए किसी का वैलेंसी है 3, तो 3 टू द पावर 4 ये वैल्यू आ सकती है उसके कोगुलेटिंग पावर की। अब मान के चलिए कि यदि हम किसी नेगेटिवली चार्ज कोलॉइड को प्रेसिपिटेट कराना चाहते हैं विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट, जैसे यदि हमने एक इलेक्ट्रोलाइट के रूप में लिया एल्युमिनियम सॉल्ट, दूसरे में लिया मैग्नीशियम सॉल्ट और तीसरे में लिया सोडियम सॉल्ट, तीनों को यदि आप डालेंगे तो सबसे ज़्यादा वैलेंसी किस पर होती है, एल्युमिनियम पर। मीन्स क्योंकि उसके लिए पॉजिटिव आयन होगा कोगुलेट करने के लिए नेगेटिवली चार्ज कोलाइड को, तो 3 है एल्युमिनियम आयन, मैग्नीशियम और सोडियम। सबसे ज़्यादा वैलेंसी है एल्युमिनियम की, तो इसका कोगुलेटिंग पावर सबसे ज़्यादा होगा। इससे कम होगा मैग्नीशियम आयन का और सबसे कम होगा सोडियम आयन का। मीन्स इसका एक सोडियम आयन जितना कोगुलेट कर सकता है उतना ये 3 गुना कर सकता है, क्योंकि इस पर पावर कितना है, 3 पॉजिटिव है। इसी तरह से यदि किसी पॉजिटिवली चार्ज कोलॉइड को यदि हमें क्या करना हो, पॉजिटिव सोल को यदि प्रेसिपिटेट करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें वो क्या करेगा, नेगेटिव आयन को एड्जॉर्ब करेगा अपनी सरफेस पर, उससे अट्रैक्टेड होगा। तो नेगेटिव आयन में भी सेम तरीके से है कि जिसकी नेगेटिव आयन मतलब नेगेटिव वैलेंसी ज़्यादा होगी वो सबसे ज़्यादा कोगुलेट करेगा। जैसे इसमें है 4 नेगेटिव, इसी तरह से फॉस्फेट ये थोड़ा सा उसका कम हो जाएगा क्योंकि इस पर वैलेंसी 3 है। सल्फेट यदि ले रहे हैं तो डाई नेगेटिव है, और यदि क्लोराइड मीन्स हमने यहाँ पर 4 तरह के लिए, एक तो ये साइनाइड है, फॉस्फेट है, सल्फेट है और क्लोराइड है। तो सबसे ज़्यादा देखा जाए यहाँ वैलेंसी किस पर है, 4 नेगेटिव है। मीन्स इसका कोगुलेटिंग पावर सबसे ज़्यादा होगा और इसका अमाउंट जो चाहिए होगा इस इलेक्ट्रोलाइट का बहुत ही कम ज़रूरत पड़ेगी टू प्रेसिपिटेट द लार्ज अमाउंट ऑफ द कोलाइडल सॉल्यूशन। तो किसी इलेक्ट्रोलाइट की कितनी क्वांटिटी लगती है इसको हम मिली मोल्स में मेज़र करेंगे, जो कोगुलेशन के लिए ज़रूरी है। मीन्स 1 लीटर ऑफ द सोल पार्टिकल को कितना मिली मोल्स ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट रिक्वायर्ड टू कोगुलेट इज़ नॉन एज कोगुलेशन वैल्यू और फ्लोक्यूलेशन वैल्यू। तो देखिए द मिनिमम कंसंट्रेशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इन मिली मोल्स, किस में लेना है किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन, मिली मोल्स में, विच इज़ रिक्वायर्ड टू कॉज द कोगुलेशन ऑफ 1 लीटर ऑफ ए सोल। 1 लीटर सोल को किसी इलेक्ट्रोलाइट का कितने मिनिमम से मिनिमम कितने मिली मोल्स लगेंगे उसको कोगुलेट करने के लिए। दिस वैल्यू इज कॉल्ड कोगुलेशन वैल्यू
और फ्लॉक्यूलेशन वैल्यू। इसको या तो कोगुलेशन वैल्यू के नाम से जाना जाता है या फिर फ्लॉक्यूलेशन वैल्यू। अब यह है कि जो जितना मतलब कम क्वांटिटी में ज़रूरत है वो उतना अच्छा क्या माना जाएगा, उसकी उतनी अच्छी कोगुलेटिंग पावर होती है। स्मॉलर द कोगुलेशन वैल्यू और फ्लॉक्यूलेशन वैल्यू ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट ग्रेटर इज इट्स कोगुलेशन पावर। जितना मतलब स्मॉलर होगा कोगुलेशन वैल्यू या फ्लॉक्यूलेशन वैल्यू, उसका कोगुलेशन पावर उतना ही ज़्यादा होगा। यदि मान लीजिए कोगुलेशन वैल्यू हाई है, वो ग्रेटर है, उसका कोगुलेशन पावर कम होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे एग्ज़ाम्पल देखें तो यहाँ पर देखिए जैसे इलेक्ट्रोलाइट दिया गया है KCl, एक्टिव आयन लिया क्लोराइड आयन, तो इसका है 103 मिलीमोल्स पर लीटर, मतलब काफ़ी ज़्यादा है। पोटेशियम सल्फेट यदि हम लेंगे तो यहाँ पर सल्फेट आयन है, सल्फेट आयन का जबकि देखिए 0.210 वैल्यू, मतलब इतने ही मिलीमोल्स चाहिए 1 लीटर कोलाइड्स को प्रेसिपिटेट करने के लिए। इसमें पावर कितना है, -3 है, तो इसकी वैल्यू और भी कम हो गई 0.096। ये थे कौन से, नेगेटिव आयन थे जिन पर नेगेटिव चार्ज है, और ये मतलब किस तरह से है, ये पॉजिटिव वाले हैं आयन। तो पॉजिटिव आयन का इसी तरह से देखें, पोटेशियम का है वैल्यू 50, मैग्नीशियम का है 0.72, बहुत कम हो गया चार्ज, मतलब जस्ट डबल होने के कारण। जिंक का है 0.68, ज़्यादा कम नहीं हुआ, लगभग मतलब थोड़ा सा डिफरेंस है क्योंकि सेम चार्ज होता है, लेकिन साइज पर थोड़ा इफेक्ट पड़ता है साइज के कारण भी, और जो अट्रैक्टिव फोर्स होता है उस पर भी डिपेंड करता है। न्यूक्लियस कितना स्ट्रांगली अट्रैक्ट कर रहा है अपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स को या जो भी चार्ज आयंस है उनको। एल्युमिनियम क्लोराइड पर पावर आ गया +3, तो इसका वैल्यू हो गया 0.093। मीन्स नेगेटिव में से यदि आप देखें, दिस वन हैज़ द ग्रेटर कोगुलेटिंग पावर, मतलब इसका क्योंकि स्मॉलर वैल्यू है सबसे, तो इसका कोगुलेटिंग पावर सबसे ज़्यादा है पॉजिटिवली चार्ज कोलाइड को प्रेसिपिटेट करने के लिए। और इनमें से यदि देखा जाए तो सबसे बेस्ट होगा यहाँ पर जो कोगुलेशन पावर जिसका है सबसे ज़्यादा, वो होगा एल्युमिनियम, क्योंकि इसकी कोगुलेशन वैल्यू सबसे कम है। तो जिसकी कोगुलेशन वैल्यू सबसे कम होगा उसका कोगुलेटिंग पावर ज़्यादा होगा, कोगुलेशन पावर उसका सबसे ज़्यादा है। तो ये था कोगुलेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। अब नेक्स्ट ये है प्रोटेक्शन ऑफ कोलाइड्स। मीन्स कोगुलेट होने से बचाने के लिए हमें क्या करना है, उसमें क्या मिक्स कर दें, कैसे उसको हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। प्रोटेक्शन ऑफ कोलाइड्स। तो प्रोटेक्शन ऑफ कोलाइड्स, कैसे हम किसी मतलब कोलाइड्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं कोगुलेशन से। मीन्स हमें कोगुलेट ना हो पाए इससे उसको बचाना है, कोगुलेशन से बचाना है, प्रेसिपिटेशन से बचाना है। जैसे हम क्या करते हैं जनरली, यदि हम पर कोई हमला होता है, आक्रमण होता है, तो हमलावर से बचने के लिए हम पहले से ही एक अपना बॉडीगार्ड रख लेते हैं ताकि हम पर हमला ना हो सके। इसी तरीके से प्रोटेक्शन ऑफ कोलाइड्स में यह है कि इट इज़ द प्रोसेस ऑफ प्रोटेक्टिंग द लायोफोबिक कोलाइडल सॉल्यूशन फ्रॉम प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन से बचाने के लिए किसको, लायोफोबिक कोलाइडल सॉल्यूशन को, बाय द इलेक्ट्रोलाइट, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट एक तरह से मतलब जैसे मैंने बताया कि हमलावर है, वो उसको प्रेसिपिटेट करना चाहता है, उसको ढेर करना चाहता है। तो इलेक्ट्रोलाइट्स से हम प्रेसिपिटेशन ना हो इसके लिए क्या करते हैं, ड्यू टू द प्रीवियस एडिशन ऑफ सम लायोफिलिक कोलाइड इज कॉल्ड प्रोटेक्शन। पहले से ही हम उसमें लायोफोबिक कोलाइड जैसे सबसे पहले हमने ले लिया, उसमें हम क्या करेंगे, पहले लायोफिलिक कोलाइड्स मिला लेंगे, और इसके बाद फिर यदि हम उसमें इलेक्ट्रोलाइट मिक्स भी करते हैं तब भी प्रेसिपिटेशन नहीं होगा। इस फिनोमेना को बोला जाता है प्रोटेक्शन ऑफ कोलाइड्स। तो जो कोलाइड इसके लिए यूज़ किए जाते हैं, जैसे लायोफिलिक कोलाइड का यूज़ करते हैं हम, द कोलाइड विच इज़ यूज टू प्रिवेंट कोगुलेशन ऑफ लायोफोबिक कोलाइड आर कॉल्ड प्रोटेक्टिंग कोलाइड्स। मीन्स जो लायोफिलिक कोलाइड है दे आर कॉल्ड प्रोटेक्टिंग कोलाइड, इन्हें प्रोटेक्टिंग कोलाइड बोला जाता है। इनके मतलब पहले से यदि हम मिला दें तो फिर इलेक्ट्रोलाइट मिक्स भी करते रहें फिर भी ये कोगुलेट नहीं हो पाते हैं।
अब अलग अलग लायोफिलिक कोलाइड का प्रोटेक्टिंग पावर भी अलग अलग होता है। मीन्स जो प्रोटेक्टिंग पावर ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट है, डिफरेंट लायोफिलिक कोलाइड्स हैं, उनका डिफरेंट होने के कारण उनको भी हम एक गोल्ड नंबर के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। दे आर मतलब जो प्रोटेक्टिंग पावर ऑफ डिफरेंट लायोफिलिक कोलाइड एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ गोल्ड नंबर। तो गोल्ड नंबर क्या है? तो गोल्ड नंबर introduced by Z. Sigmondi to describe the protecting power of different lyophilic colloid। उन्होंने एक टर्म इंट्रोड्यूस किया जिसे गोल्ड नंबर के नाम से जानते हैं, और इसके द्वारा ये बताया कि कौन से लायोफिलिक कोलाइड का प्रोटेक्टिंग पावर कितना होगा, मीन्स ज़्यादा होगा कम होगा, इसको डिस्क्राइब करने के लिए उन्होंने गोल्ड नंबर को इंट्रोड्यूस किया। तो कभी जैसे क्वेश्चन आता है गोल्ड नंबर, तो उसमें हम ये ना लिखें कि 24 कैरेट गोल्ड जो है वह सबसे शुद्ध होता है और जो उससे कम होगा तो वह उसमें इम्प्योरिटी मिक्स है, इस तरह से आंसर नहीं देंगे। गोल्ड नंबर का मतलब है यहाँ पर इट इज़ डिफाइंड एज द मिनिमम अमाउंट ऑफ द प्रोटेक्टिव कोलॉइड इन मिलीग्राम्स। जो प्रोटेक्टिव कोलॉइड है मीन्स लायोफिलिक कोलॉइड है, किसमें चाहिए है? मिलीग्राम्स में। required to just prevent the coagulation of a 10 ml of a given gold sol when 1 ml of a 10% solution of NaCl is added to it। हम यदि क्या करते हैं 10 ml गोल्ड सोल लेते हैं, मीन्स गोल्ड सोल क्या है? एक लायोफोबिक कोलॉइड है। इसमें यदि आप 1 ml 10% NaCl सॉल्यूशन मिक्स करते हैं तो इससे वह प्रेसिपिटेट हो जाता है। ठीक है, 1 ml आपने क्या किया? NaCl उसमें 10% NaCl सॉल्यूशन ले लिया और 10 ml गोल्ड सॉल में मिक्स कर दिया, तो वह पूरी तरह से क्या हो जाएगा? प्रेसिपिटेट हो जाएगा। इसको बचाने के लिए हमें प्रोटेक्टिव कोलाइड को पहले से प्रीवियसली कितने मिलीग्राम उस गोल्ड सोल में ऐड करना पड़ेगा, ताकि 1 ml 10% सॉल्यूशन यदि आप मिक्स भी करते हैं तो भी उससे कोगुलेट वह ना हो। तो मिलीग्राम में कितनी अमाउंट ऑफ ज़रूरत पड़ेगी प्रोटेक्टिव कोलॉइड की टू कोगुलेट द या टू प्रिवेंट द कोगुलेशन ऑफ 10 ml ऑफ गिवन गोल्ड सॉल when 1 ml of a 10% solution of NaCl is added to it, this is known as gold number। इसे हम गोल्ड नंबर के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो कोगुलेशन ऑफ गोल्ड सोल है इज़ इंडिकेटेड बाय चेंज इन कलर, मीन्स जब गोल्ड सोल कोगुलेट होता है तो कलर चेंज होता है फ्रॉम रेड टू ब्लू, रेड से ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है। तो हम पता कर सकते हैं कि अभी मतलब गोल्ड सोल क्या हो रहा है? कोगुलेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और गोल्ड नंबर को किस तरह से रिप्रेजेंट किया गया है मिलीग्राम में? देखिए कुछ लायोफिलिक कोलॉइड्स के गोल्ड नंबर कितना है। तो टेबल में जैसे देखें वहाँ पर सोल और गोल्ड नंबर दिए गए हैं। जिलेटिन है 0.005 मिलीग्राम से 0.01 चाहिए है, कितने को प्रोटेक्ट करने के लिए? 10 ml गोल्ड सोल को प्रोटेक्ट करने के लिए यदि हम जिलेटिन यूज़ करते हैं तो बहुत कम क्वांटिटी की ज़रूरत है। कैसीन जो कि मिल्क में होता है एक प्रोटीन, 0.01 से लेकर 0.02 मिलीग्राम तक की ज़रूरत पड़ सकती है। हीमोग्लोबिन यदि हम यूज करेंगे तो 0.03 से 0.07 तक ज़रूरत पड़ेगी। एग एल्ब्यूमिन का गोल्ड नंबर होता है 0.1 से 0.2। स्टार्च 20 से 25 मिलीग्राम। तो जैसे आप ऊपर से नीचे आ रहे हैं गोल्ड नंबर की वैल्यू बढ़ती जा रही है। इसका मतलब है कि इनमें उसको प्रोटेक्ट करने की क्षमता कम है। स्टार्च में सबसे ज़्यादा प्रोटेक्ट करने की क्षमता है जिलेटिन, क्योंकि इसका स्मॉल क्वांटिटी ही 10 ml गोल्ड सोल को 1 ml 10% NaCl सॉल्यूशन से हम प्रोटेक्ट होने से, वो प्रेसिपिटेट होने से उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो जिलेटिन यहाँ पर इन जितने भी गिवन एग्जाम्पल्स हैं, जिलेटिन हैज़ द हाईएस्ट प्रोटेक्टिंग पावर या ग्रेटेस्ट प्रोटेक्टिंग पावर अमंग द गिवन एग्जाम्पल्स ऑफ लायोफिलिक कोलॉइड्स और प्रोटेक्टिव कोलॉइड्स। स्टार्च सबसे मतलब कैसा है? वीक प्रोटेक्टिंग पावर वाला है, इसका प्रोटेक्टिंग पावर सबसे कम है। तो यहाँ पर देखिए जिसका स्मॉलर द वैल्यू ऑफ गोल्ड नंबर
जिसके गोल्ड नंबर की वैल्यू स्मॉलर होगी, ग्रेटर विल बी द प्रोटेक्टिंग पावर ऑफ द प्रोटेक्टिव कोलॉइड, उसके प्रोटेक्टिंग पावर सबसे ज़्यादा होगा जिसका गोल्ड नंबर सबसे कम है। तो गोल्ड नंबर से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा बेस्ट प्रोटेक्टिव कोलॉइड है, कौन सा नहीं है। तो कभी ऐसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आ सकते हैं कि आपको 4 ऐसे दे दिए जाएं और चारों के गोल्ड नंबर और पूछा जाए इसमें से बेस्ट प्रोटेक्टिव कोलॉइड या सबसे वीकेस्ट प्रोटेक्टिव कोलॉइड कौन सा है, तो आप आसानी से उसके जवाब इससे के द्वारा दे सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जेल। तो जेल्स जो होते हैं, दीज आर द कोलाइडल सिस्टम, मीन्स कोलाइडल सॉल्यूशन ही है इन विच लिक्विड डिस्पर्स्ड इन ए सॉलिड, जिसमें डिस्पर्स्ड फेज लिक्विड होता है जबकि डिस्पर्जन मीडियम सॉलिड होता है। मीन्स इट इज़ ए लिक्विड इन सॉलिड कोलॉइड। इसको हम लिक्विड इन सॉलिड कोलॉइड बोल सकते हैं क्योंकि लिक्विड लेस अमाउंट में होता है जबकि सॉलिड लार्ज अमाउंट में होता है। तो जेल इज सेमी सॉलिड इन नेचर। जेल देखा जाए तो एक तरह से ये सेमी सॉलिड नेचर का होता है और सेमी सॉलिड नेचर मीन्स पूरी तरह से, जैसे बटर है, चीज़ है, इस तरह से हम देखते हैं कि वो सेमी सॉलिड नेचर के पाए जाते हैं। या बूट पॉलिश होता है, बूट पॉलिश भी सेमी सॉलिड है, कम्प्लीटली सॉलिड नहीं पाया जाता है वह। तो आप देखते हैं कि जेल जो होता है, जैसे जेली भी एग्जाम्पल है, बूट पॉलिश भी है, बटर भी है, उन्हीं को हम जेल बोलते हैं। अब जेल सेमी सॉलिड नेचर का होता है एंड द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ जेल इज कॉल्ड जिलेशन। उसके जो फॉर्मेशन के प्रोसेस को हम जिलेशन का नाम देते हैं और इससे जो कोलाइडल सिस्टम बनते हैं दे आर कॉल्ड जेल। जेल जैसे कॉमन एग्जाम्पल हैं जेल के, गम अरेबिक, जिलेटिन, चीज़, सिलिसिक एसिड है, फेरिक हाइड्रोक्साइड है, ETC। डिफरेंट तरह के एग्जाम्पल्स उसमें होते हैं। टाइप्स देखते हैं, जेल आर ऑफ 2 टाइप्स। ये जेल 2 तरह के होते हैं, जनरली उनको 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक होते हैं इलास्टिक जेल और दूसरे होते हैं नॉन इलास्टिक। इलास्टिक जैसे आप जानते हैं कि जो रबर होता है, रबर एक इलास्टिक नेचर का है और रबर को जब आप खींचते हैं तो रबर खींचने से क्या होता है, बड़ा हो जाता है। फोर्स अप्लाई करने से उसका शेप साइज चेंज हो जाएगा। फिर जब हम उससे फोर्स हटा लेते हैं फिर से वह अपने ओरिजिनल साइज में पहुंच जाता है। इसी तरह से ये इलास्टिक जेल भी होते हैं विच पजेसेस द प्रॉपर्टी ऑफ इलास्टिसिटी। दोज जेल्स आर नोन एज इलास्टिक जेल, मीन्स दे रेडली चेंज देयर शेप ऑन अप्लाइंग फोर्स एंड रिटर्न टू ओरिजिनल शेप व्हेन द अप्लाइड फोर्स इज रिमूव्ड। जब हम अप्लाइड फोर्स को रिमूव करेंगे अपने ओरिजिनल शेप में आ जाएंगे। इसके अलावा यदि और देखा जाए इसमें जेल जो होते हैं सेमी सॉलिड नेचर के होते हैं। ऑन डिहाइड्रेशन दे चेंज इनटू सॉलिड मास, वो सॉलिड मास में कन्वर्ट हो जाएंगे। डिहाइड्रेशन मतलब जब हम उसको हीट कर देंगे तो जो लिक्विड था वो इवापोरेट हो जाएगा और सॉलिड मास के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। और इसको हम जब दोबारा से क्या कर देंगे, हाइड्रेशन कर देंगे, मीन्स वाटर में रख देंगे, ठंडा कर देंगे, तो अगेन इट कन्वर्टेड इनटू जेल, जिसमें इस तरह की प्रॉपर्टी है कि एक बार वह सॉलिड बनने से दोबारा भी जेल का फॉर्मेशन कर सकता है, वो इलास्टिक जेल कहलाते हैं। और जब हम जेल को किस में रखते हैं, वाटर में रखते हैं, वो वाटर को एब्जॉर्ब करके स्वेलिंग कर लेता है, उसमें स्वेलिंग आ जाती है, स्वेल हो जाता है। इस प्रोसेस को इम्बिबिशन भी बोलते हैं। ये बायोलॉजी का टर्म है इम्बिबिशन। जैसे रेजेंस होते हैं, रेजेंस को आप वाटर में रखिए तो वाटर को एब्जॉर्ब करके वह इम्बाइब्ड हो जाता है, स्वेलिंग हो जाती है। इसके इलास्टिक जेल के एग्जाम्पल है जैसे जिलेटिन, एगर एगर, स्टार्च, ETC। दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ इलास्टिक जेल। सेकेंड इसका टाइप है नॉन इलास्टिक जेल। नॉन इलास्टिक जेल मतलब जिनमें इलास्टिसिटी नहीं पाई जाती है, विच आर रिजिड, जो रिजिड हैं, एंड डू नॉट हैव द प्रॉपर्टी ऑफ इलास्टिसिटी, दे आर कॉल्ड नॉन इलास्टिक जेल। मीन्स इस तरह के यदि हम नॉन इलास्टिक जेल को आपने एक बार यदि डिहाइड्रेट कर दिया हीट करके तो वो सॉलिड में बन जाएगा। फिर यदि हम उसको अगेन सॉलिड को फिर वाटर में रख दें और सोचें कि ये दोबारा से नॉन इलास्टिक जेल में कन्वर्ट होगा तो ये प्रोसेस उसमें पॉसिबल नहीं होती है। मीन्स वो एक बार सॉलिड हो गए तो हो गए, दोबारा से जेल में कन्वर्ट नहीं होते हैं। मीन्स उनमें इम्बिबिशन का जो फिनामिना शो करने की क्षमता है वो नहीं पाई जाती है। और इसका जैसे एग्जाम्पल है सिलिका जेल। सिलिका जेल वाइट कलर का होता है, जो पैकेट्स के अंदर, बॉटल में है, बैग में है, जनरली ऐसे आइटम्स में मिल जाता है सिलिका जेल। तो
ये था जेल के बारे में। अब आगे है, हम जो डेली लाइफ में कोलॉइड्स को देखते हैं, कहाँ कहाँ पर देखते हैं, कोलॉइड्स अराउंड अस, ये टॉपिक का नाम है। तो आप अपने चारों ओर कुछ फिनोमेना देखते हैं जो कि कोलाइडल सिस्टम से जुड़े रहते हैं। जैसे एक तो ब्लू कलर ऑफ द स्काई एंड सी। ब्लू कलर ऑफ द स्काई एंड सी क्यों है? ड्यू टू द स्कैटरिंग ऑफ लाइट। जो लाइट का स्कैटरिंग होता है बाय द कोलाइडल पार्टिकल, क्योंकि बहुत स्मॉल साइज के पार्टिकल या लार्ज साइज के पार्टिकल तो स्कैटरिंग नहीं करते हैं। स्कैटरिंग कौन करते हैं? कोलाइडल साइज्ड पार्टिकल। तो जो कोलाइडल साइज पार्टिकल हैं लाइट को स्कैटर करते हैं, और स्कैटरिंग सबसे ज़्यादा ब्लू कलर का होता है, इसलिए हमें ब्लू कलर वहाँ पर इसका इंटेंसिटी ज़्यादा होता है, इस वजह से वह दिखाई इजीली देता है। कभी कभी सी वाटर ग्रीन कलर का भी दिखाई देता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कोलाइडल इम्प्यूरिटीज़। कोलाइडल इम्प्यूरिटीज़ के कारण वो ग्रीन कलर के लाइट को यदि स्कैटर ज़्यादा कर रहा है मीन्स वहाँ पर, इस वजह से वह ग्रीन भी दिखने लगता है। फॉग है, मिस्ट है, रेन है। इसी तरह से ये फॉग, मिस्ट, रेन मीन्स जब लार्ज मास ऑफ एयर हो कंटेनिंग डस्ट पार्टिकल्स इज कूल्ड बिलो इट्स ड्यू पॉइंट। ड्यू पॉइंट के नीचे उसको जब हम कूलिंग करते हैं, ऐसे एयर को जो डस्ट पार्टिकल कंटेन करता है उसमें मॉइस्चर भी प्रेजेंट होता है, वो कंडेंस होकर के उन पार्टिकल के ऊपर मीन्स डस्ट पार्टिकल के ऊपर कंडेंस हो जाते हैं एंड फॉर्म फाइन ड्रॉपलेट, और इस तरह से ड्रॉपलेट का फॉर्मेशन करते हैं। दीज ड्रॉपलेट्स आर कोलाइडल इन नेचर एंड सस्पेंडेड और कंटिन्यू टू फ्लोट इन देयर एयर। और वो एयर में कंटिन्यू मतलब फ्लोटिंग करते रहते हैं, सस्पेंडेड रहते हैं, जिसे हम मिस्ट या फॉग का नाम देते हैं। और इसी तरह से जो क्लाउड्स होते हैं दे आर आल्सो एरोसॉल्स हैविंग स्मॉल ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर बीइंग सस्पेंडेड इन एयर। एयर में ही सस्पेंडेड रहते हैं। अब जैसे जैसे कंडेंसेशन बढ़ता जाएगा अपर एटमॉस्फेयर में, कोलाइडल ड्रॉपलेट्स जो हैं, कोलाइडल पार्टिकल्स मीन्स फाइन ड्रॉपलेट्स हैं इन द साइज ऑफ कोलाइडल रेंज, और कंडेंस होकर के वाटर ड्रॉप, बिगर ड्रॉप का फॉर्मेशन करते हैं मीन्स जिसे वाटर ड्रॉप बोलते हैं, और वो अल्टीमेटली नीचे फॉल डाउन हो जाते हैं। तो इस तरह से रेन होता है। रेनफॉल अकर्स व्हेन टू अपोजिटली चार्ज्ड क्लाउड्स कोलाइड। जब अपोजिटली चार्ज क्लाउड्स कोलाइड होते हैं तो न्यूट्रलाइजेशन होगा, न्यूट्रलाइजेशन से प्रेसिपिटेशन होता है और उससे रेनफॉल हो जाता है। नेक्स्ट है जैसे फूड आर्टिकल्स। बहुत सारे फूड आर्टिकल जैसे मिल्क है, बटर है, आइसक्रीम है, फ्रूट जूस, फ्रूट जेलीज, वाइप्ड क्रीम etc आर कोलाइडल इन नेचर। बहुत सारे कोलाइडल नेचर के होते हैं। नेक्स्ट है डाइंग। डाइंग जैसे फैब्रिक्स, डाइंग ऑफ फैब्रिक सोप, फैब्रिक फर्स्ट हम सबसे पहले क्या करते हैं उसको कोलाइडल सस्पेंसन जिसे मॉर्डेंट बोला जाता है उससे ट्रीट करते हैं, तभी उस पर डाई आसानी से एड्जॉर्ब हो जाती है, अदरवाइज वह एड्जॉर्ब उससे स्टिक नहीं हो पाता है कपड़े से डाई, तो मॉर्डेंट का यूज करते हैं। नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा। नदियों के जहाँ पर नदियाँ समुद्र से मिलती हैं वहाँ पर डेल्टा का फॉर्मेशन होता है। क्यों होता है? क्योंकि जो रिवर वाटर है वो मडी वाटर होता है एंड कंटेंस लार्ज नंबर ऑफ कोलाइडल पार्टिकल मीन्स चार्ज कोलाइडल पार्टिकल उस पर पाए जाते हैं। पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है, नेगेटिव चार्ज। एंड सी वाटर आल्सो कंटेन लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स पाए जाते हैं। NaCl है, KCl है, पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम सल्फेट, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट, सभी उसमें पाए जाते हैं सी वाटर में। तो सी वाटर में इलेक्ट्रोलाइट और रिवर वाटर में क्या हो गया? मडी वाटर है। मडी वाटर मीन्स एक क्या है? कोलाइडल सॉल्यूशन। तो चार्ज कोलाइड प्लस इलेक्ट्रोलाइट ऑफ द सी वाटर। सी वाटर से इलेक्ट्रोलाइट जैसे ही मिक्स होते हैं न्यूट्रलाइजेशन की प्रोसेस होती है, वो न्यूट्रलाइजेशन से सभी कोलाइडल पार्टिकल प्रेसिपिटेट होकर के वहीं पर नीचे डिपॉजिट होते हैं। वो डिपॉजिट होने के कारण ही किसका फॉर्मेशन होता है? नदियों के मुहाने पर, मतलब जहाँ न समुद्र से वह मिलती हैं, डेल्टा बनता है, उसका कारण भी कोलाइडल सिस्टम है। नेक्स्ट है जैसे टेल ऑफ कॉमेट्स। आपने जब भी कॉमेट कभी देखा हो, यदि वो जब मूव करता है धरती के पास से गुजरता है तो उसके पीछे एक आप लंबी सी टेल देखते हैं, उसके पीछे एक लंबी पूंछ लगी देखते हैं। वो एक्चुअल क्या है? लंबी जो पूंछ होती है, टेल है, वो टिंडल कोन कहलाता है। और टिंडल कोन इसलिए है क्योंकि जब कॉमेट या कहीं से निकलता है, मूव करता है, अपने पीछे कोलाइडल पार्टिकल छोड़ते जाता है। छोटे छोटे टिनी सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं और वही टिनी सॉलिड पार्टिकल्स लाइट को स्कैटर करते हैं जो कोलाइडल साइज के हैं। वो इसके स्कैटरिंग के कारण
हमें ऐसा लगता है कि वो कॉमेट के पीछे एक पूंछ है, तो इसलिए टेल ऑफ कॉमेट्स भी स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द कोलाइडल पार्टिकल्स का ही एक एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है ब्लड। ब्लड भी कोलाइडल सॉल्यूशन होता है, और जब कभी हमारे ब्लीडिंग होने लगती है, कहीं से कट हो जाता है स्किन, वहाँ से ब्लड बाहर आने लगता है, उसको रोकने के लिए हम क्या करें, फेरिक क्लोराइड सॉल्यूशन को यदि अप्लाई कर दें तो फेरिक क्लोराइड एक इलेक्ट्रोलाइट होता है और हमारा आयरन ब्लड जो है वो भी आयरन का बना होता है। फेरिक क्लोराइड में से आयरन को एड्जॉर्ब कर लेता है अपनी सरफेस पर, जो ब्लड के कोलाइडल पार्टिकल हैं, हीमोग्लोबिन के कोलाइडल पार्टिकल हैं, वह फेरिक क्लोराइड में से आयरन को एड्जॉर्ब करके प्रेसिपिटेट हो जाता है। तो इस तरह से हम वहाँ से ब्लड की ब्लीडिंग को प्रिवेंट कर सकते हैं और वहाँ पर ब्लड क्लॉट का फॉर्मेशन हो जाएगा बाय अप्लाइंग फेरिक क्लोराइड सॉल्यूशन। तो ये थे कोलॉइड्स अराउंड अस। आगे है कुछ एप्लीकेशंस ऑफ कोलॉइड्स, जैसे एप्लीकेशन ऑफ कोलॉइड्स। तो कोलॉइड्स को हम जैसे इलेक्ट्रिकल प्रेसिपिटेशन ऑफ स्मोक यह कर सकते हैं, और इसके लिए हमें, क्योंकि हम जानते हैं स्मोक कंसिस्ट कोलाइडल पार्टिकल इसमें पाए जाते हैं, और यदि इन कोलाइडल पार्टिकल को चार्ज्ड प्लेट से क्या करते हैं, बेचते हैं। जैसे ये मान लीजिए इस तरह से प्लेट लगी हुई है, यहाँ पर ये प्लेट है, एक तरफ पॉजिटिव है एक तरफ नेगेटिव है। अब हम इसके बीच में से इस स्मोक को यदि पास करेंगे तो यदि पॉजिटिव होगा तो नेगेटिव प्लेट पर उसको अट्रैक्ट कर लिया जाएगा, यदि नेगेटिव कोलाइडल पार्टिकल होंगे तो पॉजिटिव प्लेट पर। इस तरह से स्मोक में से जो कोलाइडल पार्टिकल्स हैं, चार्ज्ड कोलाइडल पार्टिकल्स हैं, उनको हम रिमूव कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल प्रेसिपिटेशन ऑफ स्मोक किया जाता है। जो बड़ी बड़ी चिमनीज होती हैं वहाँ पर जनरली क्वार्ट्रेल स्मोक प्रेसिपिटेटर लगे रहते हैं। सेकंड है सीवेज डिस्पोजल। घरों से जो निकला हुआ गंदा पानी है, सीवेज है, उसमें भी लार्ज अमाउंट में डर्ट, रबिश सस्पेंडेड इन वाटर, वो पानी में ही सस्पेंडेड रहते हैं, जो कि कोलाइडल नेचर के होते हैं। वो भी चार्ज्ड होते हैं कोलाइडल पार्टिकल्स, इसलिए वो इजीली तो सेटल नहीं हो पाएंगे। उनको सेटल करना है तो इसमें भी हम क्या करेंगे, उसी डर्टी वाटर को एक बड़े से टैंक में फिल कर देते हैं और वहाँ पर 2 इलेक्ट्रोड लगाते हैं, एक एनोड और कैथोड। तो जो भी कोलाइडल पार्टिकल होगा वो सभी एनोड और कैथोड पर जाकर के डिपॉजिट हो जाएंगे। अपोजिटली चार्ज कोलाइड अपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करके पहुंच जाएंगे, और इस तरह से जो सस्पेंडेड डर्ट पार्टिकल हैं कोलाइडल साइज के हैं वो भी यहाँ पर डिपॉजिट हो जाते हैं। इस तरह से हम सीवेज डिस्पोजल कर सकते हैं। नेक्स्ट है प्यूरिफिकेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। यदि हमें ड्रिंकिंग वाटर को प्यूरीफाई करना है जो नेचुरल सोर्स से आ रहा है, उसके लिए भी हम जनरली कोलाइडल एक सिस्टम यूज करते हैं बाय द यूजिंग फिटकरी। तो जैसे फिटकरी होता है, फिटकरी का आप यूज करने से क्या होता है, ये सभी जितने भी कोलाइडल पार्टिकल हैं उसको अपनी सरफेस पर एड्जॉर्ब कर लेता है और एड्जॉर्ब होने से एक प्रेसिपिटेट बना लेता है। उस प्रेसिपिटेट को फिल्टर करके हम एज ए रेसिड्यू अलग कर सकते हैं। तो स्मॉल अमाउंट ऑफ पोटाश एलम, जिसे फिटकरी का नाम देते हैं, उसको ऐड कर देंगे तो यह उसमें जो एल्युमिनियम आयंस होते हैं फिटकरी के, वो एल्युमिनियम आयंस चार्ज कोलाइडल पार्टिकल्स को कोगुलेट करने में हेल्प करते हैं। मीन्स वहाँ पर एक प्रोसेस होती है कोगुलेशन या फ्लोक्यूलेशन की। इसी तरह से कोलाइडल मेडिसिन्स हैं। वाइड वैरायटी ऑफ मेडिसिनल एंड फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशंस आर इमल्सन्स। वो मोस्टली इमल्सन के रूप में होते हैं, या कोलाइड्स जिसे हम बोलते हैं। इमल्सन भी एक कोलाइड्स है। जैसे एर्गाइरोल एक सिल्वर सोल है और इसका यूज़ हम आई लोशन के रूप में करते हैं। एर्गाइरोल यूज्ड एज ए आई लोशन। इसी तरह से एंटीमनी सोल है, मीन्स ये कोलाइडल सॉल्यूशन ऑफ एंटीमनी है एंड इट इज़ यूज्ड फॉर क्योरिंग काला ज़र। एक डिसीज़ है काला ज़र, इसको क्योर करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है एंटीमनी सोल का। देख नेक्स्ट है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया मीन्स मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का सोल है, ये भी एक कोलाइडल सॉल्यूशन होता है, इमल्सन के रूप में पाया जाता है एंड इट इज़ यूज्ड टू ट्रीट स्टमक डिसऑर्डर। स्टमक डिसऑर्डर्स को ट्रीट करने के लिए, एसिडिटी को रिमूव करने के लिए हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है गोल्ड सोल। तो गोल्ड सोल ये इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन के रूप में इसको हम देते हैं साथ में, क्योंकि आसानी से ये ब्लड भी कोलॉइड होता है, आसानी से मिक्स हो जाता है। तो जो मेडिसिन्स हैं
यदि वो कोलाइडल मेडिसिन्स हैं वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती हैं क्योंकि वो ब्लड पर आसानी से एड्जॉर्ब हो जाती हैं। नेक्स्ट इसी तरह से केमिकल वारफेयर। केमिकल वारफेयर में स्मोक स्क्रीन जो कि कोलाइडल साइज का होता है, स्मोक स्क्रीन बनाने में हेल्प किया जाता है। मिस स्मोक स्क्रीन आपने बना लिया, आप अपने दुश्मन से आसानी से बच करके भाग सकते हैं। जैसे कभी हम दुश्मन से घिर जाते हैं दो तरफ से, अब मान लीजिए कि हमारे पास भागने का मौका ऐसा नहीं है, तो वहाँ पर एक जैसे कैल्शियम फॉस्फाइड को हम यहाँ पर क्या करते हैं, बर्न करते हैं वाटर के साथ उसको रिएक्शन कराते हैं, तो इससे बनता है ये फॉस्फीन। और फॉस्फीन को जब हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराते हैं तो ये बनता है फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड। और यही फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड एक स्मोक स्क्रीन का काम करता है। कोलाइडल सॉल्यूशन कोलाइडल नेचर होने के कारण ये देर तक एयर में सस्पेंडेड रहता है, मतलब फॉग के जैसा छा जाता है, पूरे में धुंध छा जाएगा, उस तरफ वाला व्यक्ति आपको नहीं देख सकता है जो स्मोक स्क्रीन के उस तरफ है। इसी तरह से आर्टिफिशियल रेन करने में भी कोलाइडल सिस्टम का ही यूज़ किया जाता है। इसके लिए आर्टिफिशियल रेन caused by spraying oppositely charged colloidal dust or sand particles over a cloud from an aeroplane। एरोप्लेन से हम आर्टिफिशियल रेन करना है, ऊपर से क्या करें, अपोजिटली चार्ज कोलाइडल डस्ट को या सैंड पार्टिकल्स को स्प्रे कर दें, जिससे वाटर में कंडेंसेशन हो जाएगा जो क्लाउड्स में, और इजीली वह रेन के रूप में नीचे आ जाएगा क्योंकि वहाँ पर न्यूट्रलाइजेशन होगा। क्योंकि स्मोक वो क्लाउड्स में भी चार्ज पार्टिकल के रूप में कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं। तो ये थे कुछ एप्लीकेशंस ऑफ कोलॉइड्स। और भी ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं कोलॉइड्स के, जैसे एक तो ये मेटलर्जिकल ऑपरेशंस में भी, मेटलर्जिकल एक्सट्रैक्शन में भी यूज़ किया जाता है, और भी जगह पर देखने को मिलेगा। लेकिन आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।